ये दिनेश शर्मा भी नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम। ये नहीं, त्रिवेंद्र रावत जी। त्रिवेंद्र रावत है। त्रिवेंद्र रावत जी हैं, श्रद्धांजलि देते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गडकरी जी केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए अटल जी को, और एक के बाद एक लगातार केंद्रीय मंत्री और नेताओं के आने का तांता लगा हुआ। देवेंद्र फडणवीस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया, महेश शर्मा, तो श्रद्धांजलि देने के लिए। और सुशांत, जो बात आप कह रहे थे कि कितने दिलों को आपने छुआ है, वो अंदाजा भी लगाना यहां पर मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कल बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि वहां पर जो शून्य की स्थिति है कि अटल जी के जाने के बाद एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक, जो कि शायद सक्रिय राजनीति में नहीं था, लेकिन उनकी अनुभूति जरूर थी, वो हमेशा के लिए लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और उनके जाने से आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कल वहां पर किस तरह के दृश्य उभरने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कृष्णा मेनन मार्ग की तस्वीरें हैं, जहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए अजीत सिंह को आप देख पा रहे हैं जी। बड़े जाट नेता हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा दखल है उनका, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। और हम बात कर रहे थे आंचल, व्यक्तियों के दिलों को छूने की। आप देखिए, लिब्राहन आयोग ने बाबरी मस्जिद कांड में अटल जी का भी नाम उसमें नामजद किया था और बताया था उन्हें दोषी, लेकिन बावजूद इसके आज जब दुआओं का दौर चल रहा था, तो जितनी दुआएं जो हैं वो मंदिरों में हो रही थी, उतना ही हमने देखा कि लोग, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग भी जो हैं वो उनके लिए दुआ कर रहे थे, क्योंकि अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने राजधर्म का साथ नहीं छोड़ा, ये उनकी खासियत थी। बिल्कुल, उन्होंने बाबरी विध्वंस को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। उन्होंने कहा कि हालात जो हैं वो अनियंत्रित हो गए और वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। तो पार्टी, नेता, राजनीति ये अपनी जगह पर है, लेकिन एक रैशनल व्यू पॉइंट से अपनी बात को सहज तरीके से, सटीक तरीके से रखना, और इन सब बातों से उबर कर, जिस तरह राजधर्म की आपने बात की, चाहे वो बाबरी की बात हो, चाहे वो गुजरात दंगों की बात हो, कहीं ना कहीं उनका एक व्यू पॉइंट होता था जो कि दलगत राजनीति से ऊपर था, और जिसे वो व्यक्त भी करते थे और बहुत मुखर होकर व्यक्त इसमें भी एक किस्सा है आंचल की, जब 90 के दशक के आसपास ये राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था, अटल जी एक बार ट्रेन से जा रहे थे और एक स्टेशन पर पता चला कि अटल जी वहां पर पहुंचने वाले हैं, वो ट्रेन रुकने वाली है, तो बहुत सारे समर्थक, सोनिया गांधी इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी वहां पर पहुंची हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। संसद में आपको याद होगा आंचल की कई बार जब नेता एक दूसरे के लिए बोलते हैं तो तीखा बोल जाते हैं, लेकिन अटल जी जो है वो अपने बातों से कई बार ऐसा कुछ कह जाते थे कि सोनिया गांधी भी हंस पड़ती थी, बिल्कुल हंस पड़ती थी उनके भाषणों में। और आपको याद होगा उस दौर में जब एनडीए सरकार चला रही थी, तो सोनिया गांधी भी, क्योंकि पर्सनल अटैक्स तो कर नहीं सकते थे उसमें, तो वो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की बात करती थी। बाकायदा ये फ्रेज को कॉइन किया गया था कि जब भी अपोज किया जा रहा है तो सरकार की नीतियों को और पॉलिसीज को किया जा रहा है, क्योंकि अटल जी के ऊपर कभी भी सवाल या निशाना साधा ही नहीं जाता था। सोनिया गांधी श्रद्धांजलि देते हुए अटल जी को, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले आपने रूपा गांगुली को भी देखा, वो तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो मैं वो वाकया आपको बता रहा था आंचल की, वो जब उस स्टेशन पर रुके तो अटल जी को देखकर वहां जितने कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, मंदिर वहीं बनाएंगे। और फिर नारा एक कार्यकर्ता ने यह भी लगा दिया कि खून भले बहाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और अटल जी भीड़ को चीरते हुए उस कार्यकर्ता के पास गए और उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि इस तरीके की आक्रामकता नहीं चाहिए हमें। तो ये बात तो है कि भले वो राम मंदिर बने इसके पक्षधर हमेशा रहे, लेकिन आक्रामकता उसमें शामिल हो इसके पक्षधर कभी नहीं रहे। मीनाक्षी लेखी को आप देख रहे हैं, वहां पर पहुंची हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत की बात आज भी, जब रिश्ता टूट रहा था महबूबा मुफ्ती और बीजेपी का, तो वो एक लाइन जब गाए बगाए दिल्ली आती थी तो वो वाजपेयी जी को ही कोट करती थी
सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी वहां पहुंचे हैं। एक एक करके तमाम नेता, तमाम लोग, इनमें से जिनको आप देख रहे हैं कई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए। आंखें भर आ रही हैं लोगों की। आज भी जब अटल जी की भतीजी हैं मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचे हैं, अटल जी की जो भतीजी हैं उनको मैं सुन रहा था और वो कह रही थी कि आज भी लगता है कि अटल जी एक बार फिर खड़े हो जाएं और भाषण दें, उनको भाषण देते हुए देखना चाहती हूं। और ये भावना बहुत सारे लोगों में होगी आंचल, कि अटल जी को आज भी बहुत सारे लोग जाते हुए नहीं देखना चाहते। और उस जमाने में बहुत से भाषण ऐसे थे जो 90 के दशक में बाद में, क्योंकि टीवी जगत में क्रांति बाद में आई, टेली डेमोक्रेसी का इरा जो है वो बाद में शुरू हुआ। बहुत सारे भाषण मुझे लगता है कि अब उनके हमारे लिए कितनी बड़ी प्रेरणा हो सकते हैं और नेताओं के लिए। अरुण शौरी उनके जमाने में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और पूरी की जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, जो आप मनमोहन सिंह से जुड़े हुए वाक्य बता रहे थे, उस पूरे काम को आगे ले जाने का, भले ही उस जमाने में याद होगा सुशांत कितना ज्यादा स्वदेशी जागरण मंच और ये तमाम फोर्सेस थी जो सड़कों पर उतर आती थी, उनको कंट्रोल करके भी एक दशा और दिशा देना देश को, और इकोनॉमिक सैंक्शंस के दौर में बहुत जरूरी था, जो पूरा का पूरा अटल जी ने दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अरुण शौरी ने आज जब अटल जी को वो याद कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अटल जी की खासियत थी कि वो सामने वाले का सर्वोत्तम उससे निकालते थे, यानी ही यूज्ड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम एवरी पर्सन, ये उन्होंने बात कही। नुपुर शर्मा, चेतन चौहान को आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, पूर्व क्रिकेटर, वो भी वहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। पूर्व चुनाव आयुक्त यहां पर नजर आ रहे हैं MS गिल साहब, वो भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें, राम माधव पीछे नजर आ रहे हैं। आज की तारीख में उन्हें चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, वो यहां पर नजर आ रहे हैं। राम माधव जी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं अटल जी को। उनके पीछे जय पांडा दिख रहे हैं, जो एक वक्त में बीजू जनता दल में हुआ करते थे, अभी अभी उन्होंने पार्टी छोड़ी है। हाल फिलहाल में गुड बाय कहा है अपनी पार्टी को। श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है, तमाम लोग, तमाम नेता वहां पर पहुंचते हुए। और जो आप जिक्र कर रही थी आंचल कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो दौर रहा वो सोशल मीडिया के हिसाब से बहुत एक्टिव दौर नहीं था कि व्हाट्सएप पर उनका कोई भाषण जो है वो बहुत तेजी से, शाहनवाज हुसैन को देख पा रहे हैं, वो व्हाट्सएप पर वो वीडियो वायरल हो गया या यूट्यूब पे लोगों ने देख लिया, वो दौर नहीं था। फिर भी जो लोकसभा की कार्रवाई आती थी उसको टेलीविजन पर देखकर लोगों का प्रभाव इतना था कि उस पीढ़ी के लोग और जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने आज के जमाने में यूट्यूब में देख देख कर भी अटल जी को अपने दिल में वो जगह दी है जो अमूमन आज की तारीख में नेताओं को मिलना बहुत मुश्किल है। उनके भाषणों के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि प्रमोद महाजन जी जो उस वक्त मंत्री थे, इंडिया शाइनिंग के सबसे बड़े मैस्कॉट के रूप में उन्होंने पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो अटल जी के भाषणों की वीडियो टेप्स मंगाकर देखा करते थे कि कभी वो भी उस तरह के भाषण दे पाए। तो आप भाषणों का जिक्र कर रही हैं, जब हम अटल जी को याद कर रहे हैं, उनके खास लम्हों को याद कर रहे हैं, तो उनका एक भाषण भी दर्शकों को सुनवाते हैं। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है उस सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं।
यहाँ श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार में से तो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। हाल में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने का जो प्रयत्न किया है, संयुक्त राष्ट्र को उसे पूरी तरह स्वीकार और रद्द कर देना चाहिए। यदि इन समस्याओं का संतोषजनक और शीघ्र ही समाधान नहीं होता तो इसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि जिनेवा सम्मेलन का शीघ्र ही पुनः आयोजन किया जाए और उसमें पीएलओ को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। भारत में तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना ही चाहता है। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं
कि अनेक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत। धन्यवाद। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तकों। तो अटल जी के दो भाषण आपने सुने। एक जो 1977 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा की आम सभा में, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में दिया था, और दूसरा जो मेरे ख्याल से 13 दिन की उनकी सरकार चली थी पहली 1996 में, उसमें उन्होंने दिया था। और शायद इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से जोड़ तोड़ से सत्ता मिलेगी तो उसे तो मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा। वो इसीलिए शायद यही वजह थी कि 13 दिन 13 महीने के बाद सरकार गिरी, और उसके बाद ही वो पूर्ण रूप से जो गैर कांग्रेसी पहली सरकार 5 साल चली वो उनकी चली, 6 साल चली जो उनकी चली। और जो एक लाइन उन्होंने कही थी आंचल, वही बार बार कहा जाता था उनके लिए हमेशा कि वाजपेयी तो अच्छा है लेकिन पार्टी ठीक नहीं है। ये बात हमेशा राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, रॉन्ग पार्टी ये कहा जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ये तमाम लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उसकी तस्वीरें। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि दिल्ली की जो खबर आई है कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे दिल्ली में, कल बाजार बंद रहेंगे दिल्ली में, देश की राजधानी में, और बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो केंद्र और राज्य के बताए जा रहे हैं वो फर्स्ट हाफ तक ही वर्किंग होंगे। देखिए आंचल की व्यापारी एसोसिएशन ने खुद से फैसला लिया कि हम सारे लोग अपनी दुकानें बंद रखेंगे। हर व्यापारी को आप देखिए, इससे कहीं ना कहीं एक दिन का जो बिजनेस होता है उसका नुकसान होगा, लेकिन अटल जी के लिए उनका प्रेम है कि उन्होंने खुद से निर्णय ले लिया कि कल दिल्ली के सारे बाजार बंद रहेंगे। साथ ही साथ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहां पर भी सरकारी अवकाश का ऐलान कर दिया गया है और 7 दिन का राजकीय शोक रहेगा। 22 अगस्त तक राजकीय शोक रहेगा। और एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि जो लोगों का तांता लगा हुआ है आने का, श्रद्धांजलि देने का, वो थमता हुआ नजर यहां पर कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। रात के 10:15 हो चुके हैं और कल सुबह भी जब बीजेपी मुख्यालय उनको 9 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को शिफ्ट किया जाएगा, वहां पर भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता है, सब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि हर एक के दिल को छू लेते थे और साथ ही साथ पिता तुल्य। आपने शायद ही कोई नेता ऐसा बीजेपी का सुना हो जिसको एक पर्सनल लेवल पर बुलाकर मेंटर के तौर पर, पिता तुल्य के तौर पर उन्होंने गाइड ना किया। बिल्कुल, बहुत सारे लोग, और ये अक्रॉस दी पार्टी लाइन है। उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि फारूक अब्दुल्ला की आंखें नम थी। अमित शाह ने कुछ कहा है, वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। अटल जी के देह अवसान के साथ ही भारतीय राजनीति के आकाश का ध्रुव तारा नहीं रहा। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके जाने के साथ ही देश ने एक अजात शत्रु राजनेता खोया है। साहित्य ने एक मूर्धन्य संवेदनशील कवि को खोया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अपूर्णीय क्षति है, इसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। आप सुन रहे थे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये वो क्षति है जिसको कभी भी भरा नहीं जा सकता है। वो इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वाजपेयी जी, और पार्टी को बिल्कुल फर्श से अर्श पर उन्होंने पहुंचाया। 2 सीटों से अगर आज पार्टी इस लेवल तक पहुंची है तो वो उसमें वाजपेयी जी का सबसे ज्यादा योगदान है। और उसमें उनका वो जज्बा दिखता है कि हार नहीं मानूंगा। 2 सीट से लेकर और मौजूदा चुनाव में, हालांकि तब तक अटल जी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, लेकिन पार्टी जो है वो 282 तक पहुंची। ये उनके परिवार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनकी बेटी जिन्हें उन्होंने गोद लिया था, उनकी तस्वीर जो चश्मे में आपको दिख रही है बाईं तरफ, वो उनकी बेटी। और जो एक भाव होता है आंचल
कि पिता को आप आखिरी बार देख लें और उनकी तस्वीर, उनके चेहरे को अपने अंदर जितना आप बसा सकें। उनकी नातिन वहां पर दिख रही हैं और दामाद भी पीछे आपने देखा वहां पर मौजूद थे। उनकी आंखें नम है और बहुत लंबी बीमारी से क्योंकि वो जूझ रहे थे। परिवार हमेशा उनके साथ रहता था, जो कि खुद राजनीति से दूर रहा, लेकिन परिवार हमेशा उनके साथ रहा, उनको खूब प्यार दिया। कहीं ना कहीं जब ये सब हो रहा होता है, जब भी किसी परिवार के साथ, तो जो नमनेस होती है, जो शून्य की स्थिति होती है, वो भर पाना बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त आप समझ नहीं पाते हैं, वो सेंस ऑफ लॉस जो होता है वो आपको उस वक्त तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आता है। नमिता भट्टाचार्य जो आगे खड़ी हैं, आप उनको देख पा रहे हैं, वो उनकी बेटी निहारिका भट्टाचार्य जो कि उनकी नातिन, और पीछे अभी जिनको आप हाथ जोड़कर प्रणाम करते देख रहे हैं वो रंजन भट्टाचार्य, वो अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद। तो परिवार के लिहाज से, चूंकि अटल जी ने शादी नहीं की थी, उन्होंने एक बेटी गोद ली थी, तो परिवार के लिहाज से बिल्कुल करीबी लोगों में ये 3 लोग हैं जो इस वक्त वहां पर इस आखिरी क्षण में वहां मौजूद हैं। लेकिन अटल जी बड़े फैसले लेने के लिए भी जाने जाते थे, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर हो या फिर कश्मीर की नीति को लेकर हो, आगरा समिट को लेकर हो, तमाम ऐसी चीजें थी। तो उन बड़े फैसलों पर एक नजर डालते हैं। मैं शंकर का वह क्रोधा न कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रिय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर गई। अटल जी न केवल एक कुशल वक्ता और कवि थे, बल्कि एक दूरदर्शी राजनेता भी थे। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। ऐसा ही एक फैसला था देश के गांव को सड़कों से जोड़ने का। अटल जी ने देश के मेट्रो शहरों को ही नहीं, बल्कि दूर दराज के गांवों को भी सड़कों से जोड़ने के लिए योजनाएं शुरू की। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अहम है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के हाईवेज को नेटवर्क से जोड़ने में मदद की। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने देश के दूर दराज के इलाकों में बसे गांवों तक सड़क पहुंचाने का काम किया। इससे देश के गांवों के लिए शहरों से जोड़ना आसान हो गया। प्रधानमंत्री रहने के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम लाए। इसके जरिए देश का राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया। वाजपेयी सरकार के इस कदम ने पब्लिक सेक्टर सेविंग्स को बढ़ावा दिया। इसके चलते साल 2000 में जो सेविंग्स जीडीपी का 0.8% थी, वो 2005 में बढ़कर 2.3% हो गई थी। वाजपेयी सरकार ने देश में संचार क्रांति को लाने में अहम भूमिका भी निभाई। ये वाजपेयी सरकार ही थी जिसने टेलीकॉम फर्म्स के लिए फिक्स्ड लाइसेंस फीस को हटाकर रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था शुरू की। इस दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन भी किया गया। इसके जरिए नीति निर्धारण और सेवाओं के प्रावधान को अलग अलग किया गया। इसके साथ ही टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। अटल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान कारोबार में सरकार का दखल कम करने के लिए निजीकरण को अहमियत दी। इसी का परिणाम था कि उनकी सरकार ने एक अलग विनिवेश मंत्रालय का गठन किया। मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले विनिवेश मंत्री बने थे। इस दौरान भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, इंडिया पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड मशहूर विनिवेश थे। वाजपेयी सरकार के सबसे सफल सामाजिक अभियानों में से एक था सर्व शिक्षा अभियान। इसके जरिए इस सरकार ने 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया था। इसी योजना का परिणाम था कि 2001 में लॉन्च हुई इस योजना के महज 4 साल के भीतर स्कूलों से दूर रहने वाले बच्चों की संख्या में 60% की गिरावट आई। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बने जब सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसी साल अटल जी ने परमाणु परीक्षण का फैसला किया था। 11 और 13 मई को 1998 को पोखरण में
परमाणु परीक्षण किया गया। उस वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भारत पर नजर रखने के लिए पोखरण के ऊपर सैटेलाइट लगा दी थी, लेकिन भारत ने इनको चकमा देते हुए सफल परमाणु परीक्षण किया। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से पाकिस्तान से संबंध सुधारना चाहते थे और इसकी शुरुआत उन्होंने पहली गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई की सरकार में बतौर विदेश मंत्री रहते हुए कर दी थी। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक बस सर्विस की शुरुआत की, जिसे सदाए सरहद नाम दिया गया। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए खुद अटल बस में बैठकर दिल्ली से लाहौर गए थे। 15 अगस्त 2003 को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान 1 की घोषणा की थी। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जिसका काम चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई से चांद की परिक्रमा करना था और उसके बारे में जानकारियां जुटाना था। 1999 में जब पाकिस्तान सेना ने LOC पार कर करगिल में घुसपैठ की तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाकर दुनिया को संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और उसे कमतर न आंके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अटल जी को श्रद्धांजलि देने का दौर जारी है। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमें छोटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ एक नया साथी। जिससे 25 दिसंबर 1924 को आगरा के बटेश्वर गांव में कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी का आंगन रोशन हुआ था। बटेश्वर की गलियों, खेत खलिहान से पहचान होने से पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी अपने परिवार के साथ ग्वालियर आ गए, जहां बाड़ा इलाके के सरस्वती शिशु मंदिर में अटल ने कखहरा सीखा और फिर विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज कहा जाता है, वहां से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में ग्रेजुएशन की। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही अटल जी की जीवन धारा बदल चुकी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अटल की कलम क्रांति गीत रच रही थी, तो रगों में दौड़ता लहू उन्हें अंग्रेजों से लड़ने के लिए उकसा रहा था। अगस्त 1942 में अटल अपने बड़े भाई प्रेम बिहारी वाजपेयी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया, जहां से 23 दिन बाद उनके कम उम्र को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद अटल ने DAV कॉलेज कानपुर से पॉलिटिकल साइंस में MA की पढ़ाई पूरी की। वो कानून भी पढ़ना चाहते थे, दाखिला भी ले चुके थे। दिलचस्प बात ये थी कि कानून की पढ़ाई के वक्त अटल जी के सहपाठियों में उनके पिताजी भी थे। वाजपेयी कानून की पढ़ाई पूरी न कर पाए, क्योंकि उसी दौरान उन्होंने अपने लिए नई मंजिल और नया रास्ता चुन लिया था। अटल की मंजिल थी राजनीति, जिसके लिए उन्होंने राह चुनी पत्रकारिता की। राष्ट्रधर्म, स्वदेश, वीर अर्जुन और पांचजन्य में उनकी कलम चलती रही।
साथ ही साथ चलता रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक प्रयोगशाला जनसंघ का काम, जिससे वाजपेयी का नाता 1951 में जुड़ा। जनसंघ में वाजपेयी जल्दी ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बेहद करीब हो गए। 1954 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में गैर कश्मीरियों के दाखिल होने पर पाबंदी के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया, तब अटल जी भी उनके साथ ही थे। मैं दिल्ली में पत्रकार के नाते काम कर रहा था। उसी समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर आंदोलन के सिलसिले में परमिट सिस्टम को तोड़कर श्रीनगर गए थे। पत्रकार के नाते मैं उनके साथ था। वो गिरफ्तार कर लिए गए, हम लोग वापस आ गए। डॉक्टर मुखर्जी ने मुझसे कहा कि वाजपेयी जाओ और दुनिया वालों को कह दो कि मैं कश्मीर में आ गया हूं बिना किसी परमिट के। थोड़े दिनों बाद कश्मीर में नजरबंदी की अवस्था में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मुखर्जी की मौत हो गई। उस अनशन के दौरान ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया और अटल जी के कंधों पर आ गया जनसंघ को आगे बढ़ाने का जिम्मा। 1957 में लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने अटल बिहारी वाजपेयी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। पहले बलरामपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार हैदर हुसैन को 9,812 वोटों से हराया। वाजपेयी को अपने पहले चुनाव में 1,18,380 वोट मिले थे। वाजपेयी का जादू सिर्फ जनता के सिर चढ़कर ही नहीं बोला था, बल्कि संसदीय जीवन में उनकी पहली पारी ने तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का दिल भी जीत लिया था। जब लोकसभा में पहली बार चुना गया था तो उस समय अशोक होटल बन रहा था। लोकसभा में एक दिन बहस होने लगी तो नेहरू जी मौजूद थे उस बहस में। तो होटल सरकार बनाए कि न बनाए, घाटे में रहेगा कि फायदे में रहेगा, मैं खड़ा हो गया। मैं नया मेंबर था, मैंने कहा सरकार का काम होटल बनाना नहीं है, हॉस्पिटल बनाना है। तो नेहरू जी बिगड़ गए, ये नए मेंबर आए हैं, ये बातें समझते तो है नहीं। हम होटल भी बनाएंगे और होटल के मुनाफे से हॉस्पिटल भी बनाएंगे। होटल अभी तक घाटे में चल रहा है और हॉस्पिटल बने नहीं। हॉस्पिटल तो खैर बन रहे हैं। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनने के बाद नेहरू जी ने उनसे कहा था, अटल, आप में देश का नेता बनने की योग्यता है। मुझे लगता है आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तब किसी को भी नहीं पता था कि राजनीतिक जीवन में लंबे उतार चढ़ाव के बाद एक दिन नेहरू जी की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। खुद वाजपेयी को भी नहीं पता होगा कि जनसंघ के नेता के तौर पर शुरू हुआ उनका सफर एक दिन जनता पार्टी के रास्ते उन्हें भारतीय जनता पार्टी का शिखर पुरुष और देश का शीर्षस्थ राजनेता बना देगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उन्नीस में पहली बार सांसद बने और 1996 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बीच अटल जी ने कई उतार चढ़ाव देखे। वाजपेयी 1962 का लोकसभा चुनाव हार गए तो जनसंघ ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। दीनदयाल उपाध्याय के निधन के बाद 1968 में वाजपेयी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। देश में इमरजेंसी लागू होने के बाद 1975 से 1977 तक वो जेल में भी रहे। 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय करने का फैसला भी अटल जी का ही था। जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री रहे अटल ने 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी। 1984 में जब बीजेपी लोकसभा की सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई, तब सबको लगा था
कि ये वाजपेयी की राजनीति का अंत साबित होगा। लेकिन 1989 के चुनाव के बाद हालात बदलते चले गए। हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर बीजेपी का रथ आगे बढ़ता रहा। वाजपेयी की इस राजनीतिक यात्रा का टर्निंग पॉइंट था 6 दिसंबर 1992। संजीदा राजनीति के पैरोकार अटल कट्टर हिंदुत्व के हिमायती बनकर उभरे। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। उस घटना के बाद बीजेपी की राजनीतिक राह समतल होती चली गई। 1996 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुमत साथ नहीं था, फिर भी 13 दिन की सरकार में वाजपेयी ने अपनी अटल इरादों की झलक दिखला दी। तो बहुमत साबित करने के प्रति कोई शंका है? बहुमत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने ऐलान किया कि हम बहुमत के लिए अनैतिक तरीके नहीं अपनाएंगे, यानी कि जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। नहीं, जोड़ तो अलग है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जी नहीं, खरीद फरोख्त का काम नहीं होगा। बीजेपी पर तब सांप्रदायिक पार्टी होने का ठप्पा लगा था। अटल जी संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए। आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। 1998 के चुनावों में अटल फिर से सत्ता में आए। पहली बार एनडीए वजूद में आया। गठबंधन की मजबूरियों के बीच वाजपेयी ने अपनी अटल इच्छा शक्ति का सबूत पूरी दुनिया को दे दिया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low-yield device, and a thermonuclear device. परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर दुनिया के कई देशों ने आर्थिक पाबंदियां थोपनी शुरू कर दी, लेकिन अटल आगे बढ़ते रहे। अटल जी ने शक्ति प्रदर्शन के बाद शांति की पहल की। पाकिस्तान के साथ रिश्तों की नई इबारत लिखी गई, जिसे अटल ने नाम दिया था सदाए सरहद। अटल की वो कोशिश कारगिल में नापाक साजिश की भीख चढ़ गई, लेकिन पाकिस्तान की आवाम से लेकर हाकिमों तक को आज एहसास होता है कि वाजपेयी की वो पहल कितनी दूरदर्शी और कितनी नेक थी। कारगिल के साए में 1999 के चुनाव हुए। माहौल वाजपेयी और बीजेपी के माफिक नहीं था, फिर भी जनता को अटल की नीति और नीयत दोनों पर भरोसा था। लिहाजा एनडीए ने पूरे बहुमत की सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 5 साल के कार्यकाल में वाजपेयी ने देश को तरक्की की राह दिखाई, तो कूटनीतिक मोर्चे पर भी बेहद कामयाब रहे। उस वक्त अमेरिका के साथ भारत की कूटनीतिक दोस्ती की शुरुआत का श्रेय वाजपेयी को ही जाता है, जिसे खुद अटल एक जमाने में पाकिस्तान का पैरोकार बता चुके थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को शिकस्त मिली, फिर भी वाजपेयी एनडीए के सर्वमान्य नेता बने रहे। फिर धीरे धीरे बढ़ती उम्र और गिरती सेहत ने अटल जी को सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया।
दिसंबर 2005 में वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। वो कभी कभार ही नजर आते, फिर ये सिलसिला भी टूट गया। अटल जी जमाने की नजरों से उलझल रहने लगे। हालांकि वो मौजूद हर कहीं रहते थे। बीजेपी नेताओं की बातों में, राजनीतिक गलियारों की यादों में उनकी मौजूदगी हर पल महसूस होती रही। बीजेपी नेता वाजपेयी की अगुवाई की बजाय उनके आशीर्वाद से राजनीति चलाते रहे। दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। निराशा के घुप अंधेरे में उम्मीदों का दिया थे अटल बिहारी वाजपेयी। कविता उनकी रगों में थी जो हमेशा उनकी हमदम रही। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण का ऐलान करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया था। जो लोग अटल के इस फैसले से सहमत नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि परमाणु बम की त्रासदी का दर्द 1945 में ही अटल के दिल से फूटा था, उस कविता की शक्ल में जिसे उन्होंने हिरोशिमा को समर्पित किया था। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आंख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूं, जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही ये अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर अटल को हिंदुस्तान के लिए एटम बम बनवाने का ख्याल कहां से आया, इसका जिक्र भी उन्होंने गीत लिखकर ही किया। वो पाकिस्तान के नापाक इरादों के पीछे अमेरिका की शह से वाकिफ थे। देश की सत्ता संभालने से कई साल पहले उन्होंने ललकार लगाई थी। वाजपेयी की कलम से निकले गीतों में उनका जीवन दर्शन समाता रहा। वो जिस दौर, जिस हाल से गुजरे, उसे गीतों की माला में पिरोते रहे। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता
अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। देश में इमरजेंसी लागू हुई तब कांग्रेस विरोधी नेताओं के भविष्य पर ग्रहण लग चुका था। ऐसे दौर में अटल बिहारी वाजपेयी का ये गीत ही था जिसने नई राह दिखाई। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, ग्रह ग्रह की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर खड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इत्यथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर। मैं घूमता हूँ, रोज घूमना पसंद करता हूँ। सागर का किनारा और हिमालय की चोटियां मुझे आकृष्ट करती हैं। खाना भी अच्छा बनाता हूँ। सैर सपाटे के शौकीन वाजपेयी जी को मनाली की वादियां बेहद पसंद थीं। लेकिन 1980 के दशक में जब पंजाब में उग्रवाद के शोले भड़के हुए थे और पूरा उत्तर भारत आतंकवाद की चपेट में था, तब वाजपेयी जी ने अपनी पसंदीदा सैरगाह मनाली के लिए लिखा, मनाली मत जइयो गोरी राजा के राज में, जइयो तो जइयो उड़ी के मत जइयो, उधर में लटकी हो वायुदूत के जहाज में, जइयो तो जइयो संदेशा न पइयो, टेलीफोन बिगड़े हैं मिर्धा महाराज में, जइयो तो जइयो मशाल लेके जइयो, बिजुरी भई बैरिन अंधेरिया रात में, जइयो तो जइयो त्रिशूल बांध जइयो, मिलेंगे खालिस्तानी राजीव के राज में, मनाली तो जइयो सुरग सुख पइयो, दुख नीको लागे मोहे राजा के राज में। राजनीति में बढ़ती व्यस्तताओं ने अटल के कविता प्रेम के बीच में कई बार दीवार खड़ी की, लेकिन दिल में उमड़े तूफान के आगे हर बाधा बेमानी साबित हुई। कविता एकांत चाहती है, कविता वातावरण चाहती है, कविता एक तरह का माहौल चाहती है। लेकिन प्रतिदिन भाषण देने की जो मजबूरी है वो कविता को घुमड़ने नहीं देती है, और जब तक बादल घुमड़ता नहीं है तब तक बरसता नहीं है। तो फिर आप कब लिखते हैं कविताएं? मैं जब लिखने से अपने को रोक नहीं पाता हूं तभी लिखता हूं।
वाजपेयी का कई बार राजनीति से मोह भंग हुआ, लेकिन हर बार उन्हें उकसाने के लिए दिल में पैदा होती रही एक नई कविता। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से टूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अपने राजनीतिक जीवन में कविता के जरिए जनता के दिलों पर दस्तक देते रहे वाजपेयी के गीतों ने माया नगरी को भी दीवाना बना लिया। उनके गीतों की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्या डरूं। वो अटल ही नहीं, अमिट भी हैं और अनंत भी। अमिट इसलिए क्योंकि उनकी शख्सियत ने सियासत में जो लकीर खींची, उसे ना कभी मिटाया जा सकता है और ना ही कभी अनदेखा किया जा सकता है। और अनंत इसलिए क्योंकि अटल एक व्यक्तित्व का नाम नहीं, एक युग का नाम है। एक युग जो खत्म नहीं हुआ बल्कि पूरा हुआ है। हम सबके लिए ये दुख का विषय है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। अटल जी ने एम्स में आखिरी सांस ली तो देश ने भारी मन से ये मान लिया कि वो प्रखर वक्ता जिसे सुनने के लिए देश बेचैन रहता था, अब कभी नहीं बोलेगा। अटल जी अब मौन हो चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उनका ये अटल मौन अपने साथ एक शून्यता छोड़ गया है, एक ऐसी शून्यता जिसे कोई नहीं भर सकता। मृत्यु से उनका जो युद्ध चल रहा था एक प्रकार से, और एक ऐसा तेजस्वी तारा था माननीय अटल जी, ये राजनीति के आसमान में एक तेजस्वी तारा, सबसे अलग चमकने वाला तारा था। और ऐसा लगता है वो सितारा, वो तारा आज अस्तंगत हो गया। अटल जी के निधन की खबर जैसे ही दिल्ली के एम्स से बाहर आई, पूरे देश में जैसे मातम छा गया। हर चेहरा बुझा नजर आया, हर किसी की आंखों में गहरी उदासी नजर आई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, मैं निशब्द हूँ, शून्य में हूँ, लेकिन भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। अपने जीवन का प्रत्येक पल उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। उनका जाना एक युग का अंत है।
अटल जी भले ही सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनका जाना उन्हीं के शब्दों में याद किया जाएगा। अटल जी ये कहकर गए हैं कि मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूद से क्यों डरूं। बिल्कुल, राजनीति के एक ऐसे सूरज है अटल बिहारी वाजपेयी जो कभी अस्त नहीं हो सकता, बस आंखों से ओझल जरूर हो सकता है। अटल अमर है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनका निधन आज शाम 5:05 पर हुआ और सरकारी आवास में जब दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, उस समय की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अटल जी को उनके सरकारी आवास 6 कृष्ण मेनन मार्ग में श्रद्धांजलि दी जा रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुषमा स्वराज, प्रणब मुखर्जी, बीजेपी के दिग्गज चेहरे वहां मौजूद। जाहिर तौर पर एक युग का अंत हुआ है। विरोधियों के ही नहीं, कार्यकर्ताओं के भी चहेते थे, आत्मीय नेता थे। स्वभाव की सहजता और हृदय की उदारता उनके व्यक्तित्व की विशेष खूबी रही है। हर कोई उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक बीजेपी के दिग्गजों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब दूसरी पार्टियों की बात करते हैं। मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी, रमन सिंह, अजीत सिंह, बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या जेडीयू, हर दल का नेता इस वक्त वहां मौजूद था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के आवास की, अटल जी के आवास की तस्वीरें हैं जहां पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। रात 9:30 बजे से वहां पर सियासी दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था और कौन कौन वहां पर पहुंचा ये हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। कल सुबह भी यही होगा। आपको बता दें, सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर दर्शनों के लिए रखा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आपको बता दें उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो उनके अंतिम दर्शन के अभिलाषी हैं। अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आज शाम 5:05 पर अटल जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बीजेपी दफ्तर में कल अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। सुबह 9 बजे, फिर दोपहर 1 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी और 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज रात पार्थिव शरीर उनके घर पर है, स्मृति स्थल पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अंतर्मन को स्वर और शब्द देने वाले, देश के भविष्य को दिशा देने वाले, हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अटल जी अब नहीं रहे। अटल जी के रूप में भारतवर्ष ने आज अपना अनमोल अटल रत्न खो दिया है। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। मेरे लिए उनका जाना एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी। आज अटल जी के देह अवसान के साथ ही भारतीय राजनीति के आकाश का ध्रुव तारा नहीं रहा। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके जाने के साथ ही देश ने एक अजात शत्रु राजनेता खोया है। साहित्य ने एक मूर्धन्य संवेदनशील कवि को खोया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अपूर्णीय क्षति है, इसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। ये कहना था बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का। उधर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने। उन्होंने किस तरीके से अपनी भावनाएं जाहिर की अटल जी को लेकर, आइए ये भी आपको दिखाते हैं। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब इस दुनिया में नहीं है। पक्ष हो विपक्ष हो, देश की जनता हो,
हर जगह गम का माहौल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब मौजूद हैं। सर, कई इंटरव्यूज ऐसे हो जाते हैं जब आदमी सवाल नहीं पूछ पाता है। आज अटल जी इस दुनिया में नहीं है। भारत रत्न आपने दिया था, लंबे समय से वो भी पार्लियामेंट के जीवन में थे, प्रधानमंत्री रहे, विपक्ष में रहे। पहली चीज जो आपके जहन में आती हो अटल बिहारी वाजपेयी जी को सोचकर, वो क्या चीज आती है आज जब वो हमारे बीच में नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी वॉज ए ग्रेट लीडर. In fact, since his entry into Parliament, when Jawaharlal Nehru was Prime Minister in 1957, till 2009, he was the Member of Parliament, either House, Lok Sabha, Rajya Sabha, most of the times Lok Sabha. He occupied the opposition space. When I first entered into the Parliament in the late 60s of the last century, Atal Bihari Vajpayee was already the leader of the opposition. One characteristic of Vajpayee ji comes to my mind, that he was universally loved. He was respected. And not only respected, he was loved. Because of his humor, his human behavior, his affection, which used to come from his very expressions. As a parliamentarian, he was fierce in his attack. As a consensus builder, he used to take care of every nut and bolt to construct the edifice. He led the coalition of a very large number of parties and very successfully carried on the coalition government for full 5 years. If somebody asks me to describe Vajpayee ji, I will say that he was a great conscience keeper. और एक वक्त वो भी था जब बीजेपी के लिए कहा जाता था बीजेपी के 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे, इसको लेकर बेहद गमगीन नजर आए। आडवाणी वो पहुंचे थे, उनके घर भी, लेकिन उन्होंने जो खत लिखा था उस खत में किन बातों का जिक्र किया गया था, वो जो खत उन्होंने लिखा था वो हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। भावुक पत्र जो उन्होंने लिखा था, अगर हम आपको सुना पाते। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ये बता पाऊं कि मैं कितना दुखी हूं। हम सब शोक में डूबे हैं ये सुनकर कि भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे। हमारे लिए अटल जी सिर्फ सीनियर साथी नहीं बल्कि पिछले 65 साल से वो मेरे अजीज थे। तो इस तरह से याद किया है भावुक आडवाणी ने। वो और लिखते हैं पत्र में, मैं उनके साथ पुरानी यादों को संजो कर रख रहा हूं। जब हम दोनों ने आरएसएस में प्रचारक के तौर पर काम शुरू किया, बाद में हम दोनों भारतीय जनसंघ में आए। आपातकाल के काले दिनों में हम दोनों का संघर्ष साथ साथ रहा। बाद में जनता पार्टी, फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। तो किस तरह से बीजेपी की नींव रखी गई थी उसका जिक्र किया। अटल जी को इस तौर पर भी याद रखा जाएगा कि वो पहले नेता थे जिन्होंने केंद्र में पहली सफल गैर कांग्रेसी सरकार की अगुवाई की। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने उनके नेतृत्व वाली सरकार में उनके डिप्टी की हैसियत से 6 साल तक काम किया। सीनियर होने के नाते उन्होंने हर समय हर मोर्चे पर मेरा पथ प्रदर्शन किया। एक महान नेता, सबको साथ लेकर चलने वाला नेता, मंत्रमुग्ध करने वाला व्यक्तित्व, देशभक्ति की मिसाल और इन सबसे परे, इन सबसे ऊपर विशाल और उदार हृदय का मालिक, जिसमें मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी, ऐसे थे अटल।
भावुक चिट्ठी जो लिखी है आडवाणी ने अटल के लिए। अब हम आपको उनके व्यक्तित्व और निजी जिंदगी से जुड़ी 10 अनसुनी कहानियां बताने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी एक महान नेता होने के अलावा एक शानदार कुक भी रहे। अटल जी को खाना बनाने का भी शौक था। जब कभी उनका मन होता वो खुद ही किचन में जाकर अपना मनपसंद खाना बना लिया करते थे। मिठाई उनकी कमजोरी थी। उन्हें रबड़ी, मालपुए और खीर बहुत पसंद थी। जब आपातकाल के दौरान अटल जी बेंगलुरु जेल में बंद थे तो वो आडवाणी, श्याम नंदन मिश्र और मधु दंडवते के लिए अपने हाथों से ही खाना बनाते थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो अतिथियों के लिए रसगुल्ले और समोसे खास तौर पर मेन्यू में रखवाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने डीएवी पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ के टॉपर बने। डीएवी से ही उन्होंने एलएलबी का रिफ्रेशर कोर्स किया था। खास बात ये रही कि अटल और उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने एलएलबी के रिफ्रेशर कोर्स की क्लासेस एक साथ अटेंड की थी। पिता पुत्र डीएवी हॉस्टल के 104 नंबर कमरे में रहते और खुद खाना बनाकर खाते थे। डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही अटल जी आरएसएस के संपर्क में आए और राजनीति से जुड़ गए। जब वाजपेयी ने आरएसएस में रुचि दिखानी शुरू की थी तब उनके पिता सरकारी कॉलेज में पढ़ाते थे। रोज सुबह उनकी बहन भाई के खाकी निक्कर को छुपा देती थी ताकि वो उसे पहनकर बाहर न जा सकें। घर वालों को डर था कि कहीं अटल जी के आरएसएस से जुड़ने की बात किसी को पता चल गई तो पिता की नौकरी चली जाएगी। अटल जी का अपने टीचर डॉक्टर मदन मोहन पांडे से गहरा लगाव था। जिस दिन टीचर क्लास लेने नहीं जाते थे उस दिन अटल जी गुरुजी के घर पहुंच जाते थे और अगर गुरुजी घर पर नहीं मिलते थे तो वो उनकी पत्नी से इजाजत लेकर घर के बाहर ही चबूतरे पर बैठकर पढ़ाई करने लगते थे। अटल जी ने शादी नहीं की लेकिन उन्होंने एक बेटी जरूर गोद ली। उनकी बेटी का नाम नमिता है। पिता और बेटी के शौक एक जैसे ही रहे। वाजपेयी जी की तरह उनकी बेटी को भी डांस और म्यूजिक का शौक है। नमिता भी अपने पिता की तरह ही कविताएं लिखती हैं। बात 1970 के दशक की है जब अटल जी यूपी के एटा जिले के मिरहची गए थे। अटल जी कस्बा निवासी लाला राम भरोसे के साथ तांगे से मारहरा जा रहे थे लेकिन सड़क बेहद खराब थी। अचानक तांगा असंतुलित होकर पलट गया और दोनों नीचे गिर गए लेकिन किसी को चोट नहीं आई। अटल जी को सन 1953 में मुंबई में जनसंघ की एक सभा को संबोधित करना था लेकिन उनके पास सिर्फ 2 कुर्ते थे और वो दोनों ही फटे हुए थे। इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। तब अटल जी ने फटे हुए कुर्ते के ऊपर जैकेट पहनकर भाषण दिया जिससे उनके फटे हुए कुर्ते के बारे में किसी को पता नहीं चला। ये बात तब की है जब अटल जी जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। एक दिन अटल जी को एक सम्मेलन संबोधित करने के लिए जाना था लेकिन रास्ते में ही उनकी कार खराब हो गई। उस समय के मशहूर पत्रकार एच.के. दुआ अपने स्कूटर से उसी सम्मेलन को कवर करने जा रहे थे जिसे अटल जी संबोधित करने वाले थे। अटल जी दुआ के स्कूटर के पीछे बैठकर सम्मेलन में पहुंचे जिसे वो खुद संबोधित करने वाले थे। बीजेपी ने अपना पहला चुनाव 1984 में लड़ा था जिसमें पार्टी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। एल.के. आडवाणी के मुताबिक जनसंघ के दिनों में हुए उपचुनाव में अटल जी और आडवाणी दोनों ही चुनाव हार गए। इस हार से अटल जी काफी दुखी थे लेकिन उन्होंने अचानक आडवाणी से कहा चलो कोई फिल्म देख कर आते हैं। उसके बाद अटल जी और आडवाणी ने दिल्ली के इंपीरियल सिनेमा में फिर सुबह होगी फिल्म देखी। अटल बिहारी वाजपेयी मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने हेमा की फिल्म सीता और गीता 25 बार देख डाली थी। अटल जी की परवरिश ग्वालियर में ही हुई थी। वो अक्सर बिना बताए दिल्ली से ग्वालियर चले जाया करते थे। एक दिन बीजेपी में हाल ही में शामिल हुई राजमाता सिंधिया को पता चला कि अटल जी पाटनकर बाजार में छाता लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने स्थानीय नेताओं से बोलकर गाड़ी भेजी तो उन्हें जवाब मिला कि मुझे ग्वालियर में गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती।